अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बहुत ही बिजी आदमी को हमने पकड़ लिया, बड़े तरीके से पकड़ा है, इन बिटवीन शूट्स पकड़ा है एक्चुअली। और उनका शेड्यूल सुन के तो हम परेशान हो गए थे। हम लगता हम बहुत काम करें लेकिन बहुत बिजी आदमी है। हमारे साथ मुनीब फ़ारूक साहब हैं, वो एक जर्नलिस्ट हैं, वकील हैं, प्रैक्टिस तो नहीं करते लेकिन वकालत पढ़ी हुई है, समझते हैं, तो वो एक इस लेंस से भी बता सकते हैं आजकल जुडिशरी में क्या हो रहा है। टेलीविज़न होस्ट हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेरे ख्याल है हमें चीज़ कहनी चाहिए, अब तो कहना फ़र्ज़ हो गया सब पे, कोई मुकदमा ना बन जाए, कि हम मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। ठीक है, तो मुनीब भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। हम स्ट्रेट अवे क्वेश्चन में जंप करेंगे। सबसे पहली चीज़ सवाल है कि सिटीजन जर्नलिज्म का राइज हो गया पोस्ट सोशल मीडिया एज। एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दिस कॉन्सेप्ट। इन दिस सिचुएशन जहाँ पे इतने इंसेन अमाउंट्स ऑफ व्यूज़ सिटीजन जर्नलिस्ट ले रहे हैं, मेन स्ट्रीम चैनल्स के व्यूज़ एक्चुअली कम हो रहे हैं, तो वहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन का खदशा होता है। दिस इज़ एन एक्चुअल प्रॉब्लम पूरी दुनिया में, अकेले पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो उसको डील करने के लिए चीज़ें कर रही है, क्योंकि शायद लैक ऑफ ट्रस्ट है लोगों का गवर्नमेंट में, वो अफेक्टिव नहीं होता। इस पे आपका क्या व्यू पॉइंट एनालिसिस है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इम्पोर्टेंट अगर जो फैक्टर है, द वे आई सी इट, इशू ये है कि इट्स अबाउट हु वी आर। हम कौन है, मतलब हम एज पाकिस्तानी कौन है, रिगार्डलेस कि हमारा फेथ क्या है, हम में से कौन क्या है, हमारी ज़ात क्या है, हमारी एथनिसिटी क्या है, दैट इज़ इररेलेवेंट। हमारी कंडीशनिंग हुई क्या है। ठीक है, मैं नहीं कहता कि हर जगह दुनिया में बाय द बुक लोग चलते हैं, लेकिन मुआशरा ओवरऑल है क्या। हमारा मुआशरा विच इंक्लूड्स मी, मैं अपनी बात सबसे वो डिके का शिकार था फॉर द पास्ट सो मेनी ईयर्स। जब ये काम हमारे हाथ में आया, मोबाइल और उसके अंदर कैमरा, तो इट मेड थिंग्स ईजियर फॉर एवरीवन। फिर मोबाइल के ऊपर डाटा भी आ गया, फिर उसने वो सेंसेशनलिज्म भी पैदा कर दिया। अब इशू ये है कि आप जो देख रहे हैं कंटेंट, वो एसेंशियली कोई जर्नलिज्म तो नहीं होती फ्रैंकली। वो मैं उसे वो नहीं कहता, नॉट दैट मैं कोई आई एम एन अथॉरिटी टू गिव सर्टिफिकेट्स को हु इज अ गुड जर्नलिस्ट, हु क्वालिफाइज एज अ जर्नलिस्ट, बट द वे आई सी इट, इट्स माय ओपिनियन कि वो कोई जर्नलिज्म तो नहीं होता फ्रैंकली। बाकी तो आप सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट देख लें, वो ऐसे चल रहा है, वो अनरेगुलेटेड है ओवरऑल भी। अगर आप सोशल मीडिया देख लें, हाँ, हमारे मुल्क में क्या है, क्योंकि हमारा इसकी तरह वैसे बाकी चीज़ों में रेगुलेशन और कॉन्सेप्ट नहीं है, फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच नहीं थी, तो हमें ये भी नहीं पता था कि दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू नॉर्मल 10 years डाउन द लाइन। ये सोशल मीडिया ऐसे ही है जी, इट हिट अस बाय सरप्राइज। और जो कुछ हुआ है वो ऐसे ही है कि फिर जिस तरह आपने भी कहा, सिटीजन जर्नलिज्म की शिकार हो गए, सब कुछ हो गया, इनसेन व्यूज आने लग पड़े। आप देख रहे हैं और आप कहते हैं यार ये जर्नलिज्म है ये जो हो रही है, या ये क्या कंटेंट है जो आप देख रहे हैं, राइट। बट क्योंकि इट अट्रैक्ट्स द व्यूअरशिप, इट गिव्स देम मनी, इट इज, एंड मोस्ट ऑफ ऑल इट इज अनरेगुलेटेड। कोई उस पर चेक तो है ही नहीं। रेगुलेशन जो आप मुनीब भाई कहते हैं, व्हाट डज दैट मीन? बिकॉज सरकार भी रेगुलेशन बोलती है, बट एक्चुअली एक आम बंदे को नहीं समझता व्हाट इज रेगुलेशन। देखिए, रेगुलेशन मैं जब ये कहता हूँ तो मैं ये नहीं कहता कि पुलिस वाला बैठ जाए और वो देखे कि सोशल मीडिया कंटेंट क्या है। रेगुलेशन का ये होता है कि एक तो दो चीज़ें इसमें ज़हन रखिए। एक तो ये कि इट्स अबाउट हु वी आर, हम क्या चीज़ है। फ्रैंकली को हम अच्छे लोग नहीं है, ठीक है। मैं अपनी बात सबसे पहले कहता हूं, मैं अपनी बात इंक्लूडिंग माय सेल्फ ओवरवेलमिंगली, मतलब हम मैं नॉर्मली आई एम ट्राई नॉट टू बी फ्लिपेंट विद माय टंग, बट हम चवले मारते हैं, नो डाउट। और मैं क्योंकि पंजाबी आगे से हम खच्चे भी मारते हैं, ऐसी सी हरकत करते हैं बैठ के सोशल मीडिया के ऊपर जो नहीं करनी चाहिए, एंड दैट कंटेंट सेल्स। और वो जो झूठ भी, फ्रॉड भी, जो कुछ भी हम कर रहे होते हैं, एनीथिंग लाइक आप फ्रॉम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज टू फेक इमेजेस टू AI जनरेटेड इमेजेस, वी डू दैट। और मजे की बात ये है कि वो आज पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनमें से कुछ लोग शामिल हैं उनमें। I mean, बहुत सारे, ठीक है, कुछ मतलब, और वो कर रहे होते हैं और वो करी जा रहे हैं। तो अब एक तो ये फैक्टर है, दूसरी रेगुलेशन की जब हम बात करते हैं, देखें, अगर मुझे इस चीज़ का मैं इसको इस तरह से लेता हूँ कि अल्लाह ताला ने भी तो सज़ा और जज़ा रखी ऐसे ही इंसान के लिए। ऐसे ही है। मैं अच्छा काम करूँगा तो मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद तो है कि मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे इस काम का अजर मुझे अल्लाह देगा इंशाअल्लाह, ठीक है जी। अगर मैं बुराई करूँगा तो मुझे खौफ भी है मेरे अल्लाह का, और मैं माफ़ी भी मांगूंगा, और मुझे ये भी है कि यार मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ ना हो। जब अल्लाह ने ये इंसान के लिए एक चीज़ बना दी, तो ये तो अल्लाह की बनाई हुई ज़मीन है, इसके ऊपर हम इंसान है, सब गुनहगार हैं। तो जहाँ जो एक सोशल फैब्रिक के अंदर जो चीज़ें बनी होनी चाहिए, कानून का एहतराम, कानून की पासदारी, तमीज़ का दायरा, अखलाक का दायरा, मुआशी तौर पर माशरती तौर पर हम कितने हेल्थी हैं, वो चीज़ें नज़र नहीं आती ना। रेगुलेशन मीन्स के जब मुझे खौफ ही नहीं है
کہ میں جس مرضی کی الاؤ میں اسے پتلون اتار دوں, جس مرضی کو پگڑی اچھال دوں, یہ کر دوں, کسی کو برا کر دوں, کسی کو بیڈ ماؤتھ کر دوں. جو چیز میرے دل میں ہے کہ یہ ہونی چاہیے وہ خبر نہیں ہے, وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. نہیں, آپ کے ویلاگ میں آپ سے کہتے ہیں خواہش اور نیوز میں فرق ہے نا. میری خواہش ہے کہ پاکستان کو کل $10 بلین ملنے, رات کو IMF کے بغیر ہی ملنے, $100 بلین, کوئی آگے دے دے, کوئی آگے دے جائے, خزانہ نکل آئے, کچھ نکل آئے. تو یہ میری خواہش ہے, یہ خبر نہیں ہے. اب میں کہوں وہ رات کو خواب آیا تھا اور فلانے پہاڑ کے نیچے فلانے, مطلب دس از آل کریپ. سو اسی طرح اگر کوئی سیاسی لیڈر مجھے پسند یا ناپسند ہے, بھائی میں ایک پاکستانی ہوں, میں ایک عام پاکستانی ہوں, میرے بلیفس بھی ہیں, میری لائکس اینڈ ڈس لائکس بھی ہیں, بٹ مجھے جرنلزم روکتی ہے چیزوں سے کہ میں اپنی خواہش تو رکھ سکتا ہوں, اچھے برے کو بھی رکھ سکتا ہوں, لیکن جب میں کسی کیمرے کے سامنے بیٹھوں, کسی جگہ پر اپنے ویوز کا اظہار کر رہا ہوں, تو ایٹ لیسٹ میں کوشش کروں, میں آئی مے ناٹ بی سکسیسفل 100%, بٹ میں کوشش کروں کہ میں اپنے کام کے ساتھ یا اپنے ویوز کے ساتھ انصاف کر سکوں. جب مجھے خوف ہی نہیں ہے کہ بھئی میں یہ کر جاؤں گا, ڈیفیمیشن لاز آپ کے کا کوئی حل نہیں ہے, irrelevant ہے, کر بھی لیں, اچھا جو کہ تو میرے نوٹس بھیج لیں گا, وہ فائر, ہاؤ ڈز اٹ میٹر. سیول سوٹ کا سونے کو پریشان سوٹ وہ یہ ہے کہ آپ شروع کریں گے, آپ کے پوتے پوتیاں یا بچے وہ ہیں وہ دیکھی جائے گی ان کی کہ دادا جی نے کوئی کھچ ماری تھی تو وہ چل رہی ہے, وہ ابھی تک چل رہی ہے جی, اور ٹھیک ہے جواب دیتے رہیں گے. سو دس از ہاؤ اٹ ورکس. تو میں سمجھتا ہوں دو چیزیں, ایک تو ہم کیا ہیں, دوسرا یہ کہ قانون موجود ہی نہیں. قانون ضروری ڈنڈا والا قانون, ڈنڈا نہیں ہوتا قانون, قانون کا خوف ہوتا ہے. جیسے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, میں اور آپ یہاں ڈرائیو کرتے ہیں کیئر فری ہو کے, ہاں وہ وارڈن نال بھی ایسی اکھا کاٹ لیں گے, ہاں بھائی میں فلانا ہے, دیکھ جرنلسٹ, کوئی بھی چیز کا میں دیکھ, میں وکیل ہو جائیں بھی پلیٹاں گے لانا, میرا باپ یہ, میرے والد یہ, میرا فلانا یہ, میں فلان ہوں. جیسے ہی میں ملک سے باہر جاؤں گا, بے شک میں یہ مڈل ایسٹ میں جاؤں, ایسے انسان کے بچوں کی طرح ڈرائیونگ کروں گا, وہ یار غلط تو نہیں پارک ہوگی, سوری, ہزار دفعہ تو سوری ویسے ہی لوگوں کو کرتے ہیں, ایکسیپشنلی پولائٹ ہو جاتے ہیں, ایکسیپشنلی پولائٹ ہو جاتے ہیں نا. گاڑی پارک کریں گے, یہ تو میں خود کہتا ہوں کہ ہم پاکستان میں ڈرائیونگ کریں, انگلینڈ جیسے کسی ملک میں چلے جاؤ, یار یہاں تو پینلٹیز بھی بہت بڑی بڑی پڑ جائیں گی, تو گاڑی پارک کرتے بڑا دھیان سے کرو, وہ یہ لائن کے ادھر نہ ہو جائے, پارکنگ فی پے کی ہے یہ نہیں. یہاں پر آپ آتے ہیں ایسے کرتے ہیں جیسے واقعی ہمارے دادا جی کی سڑکیں ہیں. So it's about who we are and there is no respect for law. یہاں پہ منیر بھائی ایک سوال ہے جس کی اگین ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کا یہ سوال ہے. تو کوشچن ہے کہ who do we blame? فار ایگزامپل 77 سال سے ایک کریشن ہے, ٹھیک ہے, وہ میچور کر رہی ہے, ود ٹائم گرو کر رہی ہے. ہمارے پاس آمریت رہی ہے, لوڑی لنگڑی جمہوریت رہی. میں لوڑی لنگڑی بہت آرام سے کہتا ہوں, مجھے کوئی ابہام نہیں کہنے میں کہ ایک ہائبرڈ نظام تھرو آؤٹ کسی نہ کسی شکل میں چلتا ہے. تو who do we blame, اور اس سچویشن سے ہم نکلتے کیسے ہیں, جسٹ ان ٹرمز آف معاشرے کی ایجوکیشن, دس مائنڈ سیٹ کے چینج, لائک ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ ویسے تو بہت ساری چیزیں نا کلیشے بھی ہوتی ہیں, شو کے اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, میں اٹھا رہا ہوں ہمیں ذمہ دار شہری بننا چاہیے, ہمیں فلان کرنا چاہیے. میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو میں اگر اپنی بات کروں گا تو میں نہیں بنتا, میں پہلی وائلیشن نیچے جا کے میں ہی کروں گا, آپ فکر نہ کریں. لیکن میں اب یہ تو لائٹر نوٹ میں بات ہے, بٹ فرینکلی ایشو یہ ہے کہ ہمیں educate, when I say educate, it does not necessarily mean textbooks. I think تربیت is the better word. تربیت گھروں سے پیرنٹیج بہت معذرت کے ساتھ. اب جو ایک طوفان آیا ہوا ہے یہ سوشل میڈیا کے اوپر, یہ جو کئی آپ کے ٹک ٹاکرز اور انفلوئنسرز, اور یہ اللہ سب کو عزت کی روٹی دے, سب کریں سب, but the kind of crap that they are selling. آپ نے کچھ دیکھا؟ Have you watched something? Like a minute or something? مطلب ایسے کہ جیسے you know ہوتا ہے نا, آپ کئی دفعہ براؤز فیڈ میں آ جاتے ہیں, فیڈ میں آگے براؤز کر رہے ہیں, آپ دیکھ کہتے ہیں excuse me, یہ میں نے کیا دیکھا ہے, میں بھی لاہور میں ہوں, یہ کیا ہے بھائی, what is this? And they are selling that, and apparently they are making millions of rupees every month. وہ کوئی ہے وہ اپنے گھر کو بیچ رہا ہے, مطلب گھر بیچ رہے ہیں کہ اپنی فیملی کو بیچ رہا ہے. کوئی بیٹھ کے ہے تو وہ اپنی شادی اور اپنے اٹھنے سے لے کر اپنے باتھ روم جانے سے لے کر اپنے باہر نکلنے سے سارا دن کی جتنی بھی چولیں ہیں ان کو بیچ رہے ہیں. یار یہ فیڈ کر رہے ہیں آپ اپنے نوجوان نسل کو, ٹھیک ہے جی. ان میں امپوسٹرز بھی ہیں, ان میں فیک وہ امپریشن کریٹ کرنے والے بھی ہیں, اور وہ
میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو کنٹرول یا کرٹیل کر سکتے ہیں, فائن, دیر از نو کیپ آن دیٹ نا, اس کے اوپر لڈ تو آپ نہیں فریڈم آف اسپیچ کو ہم بند نہیں کر سکتے. نہیں مطلب وہ فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے بائی دا وے, وہ فریڈم ٹو یو نو آئی ڈونٹ نو ایکسپلائٹ وٹ ایور, وہ کچھ اور ہے, دیٹ از ناٹ فریڈم آف اسپیچ. اس کو ہم اس میں کلاسیفائی نہیں کریں. نو نو نو, دیٹ ڈز ناٹ فال ان دیٹ. اوکے دیکھیں جو آپ, میں جب کہہ رہا ہوں نا تربیت, تو جب آپ کے بچے یہ دیکھیں گے, یس ٹھیک ہے جی, جب آپ کے بچے موبائلوں کے اوپر اس طرح کے کانٹینٹ کو دیکھیں گے اور اس طرح کی چیزیں دیکھیں گے, تو پورنوگرافی اور وہ پون شون تو بھول جائیں, وہ تو یہ وہ تو بات کی بات ہے, ان کو تو یہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, ان کو تو یہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار یہ وہ کمال ہے یار, یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے, اور اچھا یار یہ بھی کام ہے کرنے والا. آئی تھنک ایک بندے نے ایک بار کہا تھا مجھے کہ اگر آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں لیٹس سے کرپٹ بزنس مین, دیر آر مینی, لیکن نام بہت ہے, کرپٹ بزنس مین, اس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں, پیڈسٹل پہ رکھتے ہیں, تو ڈونٹ بی سرپرائز کہ ایک ویلاگر جو ہے وہ دولت بیچ رہا ہے, اسینشلی وہ بیچ رہا ہے. سرپرائزنگ بات کوئی نہیں ہے. لیٹس سے ایک پڑھا لکھا کاروباری بیک گراؤنڈ کا لڑکا ہے, جسٹ کمز انٹو بزنس, وہ آئیڈیلائز کرتا ہے کرپٹ بزنس مین کو, اس کی وائٹ کالر کرائمز اور ہوتی ہیں. فرام اے لوور انکم بریکٹ کوئی آتا ہے, اس کی وائٹ کالر کرائمز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اور یہ اگین یونیک ٹو پاکستان نہیں ہو رہا, یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے. رائز آف انٹرنیٹ سیلیبریٹی ایک انسین چیز ہے. دیکھیں وہ میں نہیں کہتا کہ ہمیں کوئی کہے گا وہ جی پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے, پوری دنیا میں تو اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے, اچھا بھی ہو رہا ہے جو ہم نہیں کر پا رہے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ نے پچھلے 30-35 سال کے اندر آپ نے کتنی ترقی کی ہے آئی ٹی میں, آئی ایم شور کی ہوگی, کیا کہ جتنا پوٹینشیل ہونا چاہیے اتنا کمپیریبل نہیں ہے, کیا کوئی کمپیریبل ویو ہمارے پاس آتا ہی نہیں ہے. کیا آپ نے سائنس ٹیکنالوجی کے اندر وہ کیا؟ دی آنسر از نو. کیا آپ کی ایکڈیمک ایکسلنس بحیثیت پاکستان, ریاست پاکستان بہت آگے چلی کہ انڈیویجولز نے کیا جو کیا, ہاں وہ اوور آل تو نہیں ہے, ریاست نے نہیں کیا نا, ریاست نے آپ کو چھوڑ دیا. ریاست ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ تھی پہلے دن سے. انڈیا میں ہمارے میں فرق کیا ہے, میں آپ کو ریگارڈلیس کہ دیٹ از 10 times our size, اور وہ 1.5-2 بلین کا ملک ہے, وہ چھوڑ دیں, ریسورسز کو چھوڑ دیں کہ ان کے پاس ان کا فورن جو ایکسچینج ہے, فورن ریزرو ایکسچینج ہے وہ 600 بلین ڈالر سے کر لیتے ہیں. میں صرف اتنی بات کہہ رہا ہوں جی کہ آپ صرف اگر یہ دیکھ لیں کہ آپ نے قومیں کیسے بنتی ہیں, قومیں چورن پہ نہیں بنتی, ہم نے چورن پہ بنایا ہے. پہلے کبھی ہم نظریہ پاکستان, ٹھیک ہے نظریہ پاکستان بہت امپورٹنٹ ہے میرے لیے, بالکل امپورٹنٹ ہے, لیکن ہم نے قوم کی تربیت بھی تو کرنی تھی نا. قوم کی تربیت میں اپنی پیدائش سے پہلے تو میں تو نہیں ایکسپیکٹ کر سکتا نا کہ میں ہی کر دیتا بھائی اپنے پیدا ہونے سے پہلے. میں تو اب کوشش کر سکتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو جب تاریخ بتاؤں تو مرڈر آف ہسٹری نہ ہو, وہ اصل تاریخ ہو, وہ اچھی چیزیں ہوں, وہ کوئی ایسی چیزیں ہوں جن سے کوئی فائدہ, کوئی بینیفٹ, کوئی ایٹ لیسٹ وہ ہو کہ مجھے کوئی ویژن تو تھوڑا سا بہتر ہو, کم سچ ہو, کم سچ ہو. پھر میں نے کہا کہ سچ ہو یار, جھوٹ کا تڑکا اس کے اندر نہ ہی ہو تو بہتر ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پھر جب آپ اپنے بچوں کو ان چیزوں کو اس سے ایکسپوز کر دیتے ہیں, اور یہ والا کانٹینٹ جو اب آپ کا چل رہا ہے, جو آپ دکھا رہے ہیں, اور جب آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں ان کے سامنے, تو پھر کیا نکلے گا. سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں سبسکرائب کرنے کے لیے. جن دوستوں نے ہماری فیملی میں شامل ہوئے 3000 کی سبسکرپشن لے کے, کائنڈلی ہمیں واٹس ایپ کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کس گروپ میں ایڈ کرنا ہے. ویسے جو آپ سبسکرائب کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو 12 ویڈیوز ہر مہینے ملیں گی جو پرائیویٹ ویڈیوز ہوگی, یعنی کہ وہ کانٹینٹ کسی نے نہ پہلے دیکھا ہوگا نہ وہ کبھی کسی مین چینل پہ اپلوڈ ہوگا, وہ صرف آپ کے کنزمپشن کے لیے ہوگا جو 3000 کی سبسکرپشن پے کر رہے ہیں. اب وہ کانٹینٹ ہوگا کیا, اس میں آپ کو لائف سٹوریز پتہ چلیں گی, کچھ فلسافیکل آئیڈیاز ڈسکس ہوں گے, کچھ پرٹیکولر انسٹنٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے چینلز ڈیمونیٹائز ہو جاتے ہیں, وہ گریٹ ڈیٹیل میں ڈسکس ہوں گے. کچھ آپ کے ساتھ کانٹینٹ شیئر کیا جائے گا جو اویلیبل نہیں ہے عام پبلک کو, اور جو پبلکلی اس طرح شیئر بھی نہیں ہو سکتا. موسٹلی چیزیں ایجوکیشن ریلیٹڈ ہوں گی, ہر چیز کا کوئی لیسن ہوگا پیچھے, لیکن زیادہ سے زیادہ اس کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکیں. تو پلیز ہمیں سبسکرائب کریں, 3000 روپیز بھیجیں, واٹس ایپ کریں, اور ایون فیملی کا حصہ بنیں. تھینک یو. ایک پلی لی جاتی ہے کہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری پاکستان میں ایگزسٹ کرتی ہے. اگین یہ ایک سارٹ آف سملر پلی لیتے ہیں سٹیزن جرنلسٹ اور جرنلسٹ کی جو فائٹ ہے کہ اگر مین اسٹریم انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ایگزسٹ کرتی ہے اور اس میں سے کراس اوور ہوتا ہے تو کیوں نہ ڈیلی ویلاگز ایگزسٹ کریں. میں نام لے کے مثال لیتا ہوں, بہت سارے مین اسٹریم اینکرز ہیں جو یوٹیوب پہ فل ٹائم آپریٹ کر رہے ہیں. آپ صحیح, عمران ریاض خان صاحب ہیں, کئی اور ہیں جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں, کئی اور ہیں جو پی ٹی آئی کو نہیں سپورٹ کرتے اوورٹلی آ کے. جب وہ آتے ہیں تو وہ ایک سارٹ آف لیجیٹمیسی لے کے آتے ہیں کہ جناب یہ کام ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے.
उसी तरह आपकी जो मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो जिस तरफ इवॉल्व कर रही है वो एक स्लाइटली लिबरल साइड पे इवॉल्व कर रही है, वो सही है या दुरुस्त है एक सेपरेट बहस है, वो स्लाइटली लिबरल साइड पे इवॉल्व कर रही है। उसी तरह जो आपका डेली वी लॉगर है वो भी उसी का एक्सक्यूज़ लेता है। अगर हमारे मुआशरे में जो लेट से बाज़ार बाशऊर लोग लगते हैं और दौलत वाले हैं और जो दौलत के बगैर हैं वो अपने आप को सेम मॉरल स्टैंडर्ड पे रखेंगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा, यही जो हमारे सामने आ रहा है। हमारे मुल्क में यूनिक चीज़ जो हमने ऑब्जर्व की ये है कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट थी, जब हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं उसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेटिक इस्टेब्लिशमेंट, पॉलिटिकल एलीट करते हैं, सॉर्ट ऑफ एलीट कैप्चर बेहतर लफ्ज़ है कहना। जो एलीट है उन्होंने पुश्त पनाही दी हर क्लास को, हर किस्म की पॉलिटिकल पार्टी को, ताकि हर चीज़ उन्हें कंट्रोल में रहे। आपने एक बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान का नज़रिया अच्छी चीज़ है, लेकिन पाकिस्तान नज़रिया है क्या? इसको आप समराइज़ करेंगे तो फिर हमें समझ आता है कि आगे आने वाले दिनों में हम किस तरफ जा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान का नज़रिया अकॉर्डिंग टू द स्टेट क्या है? देखिए, आपका जो हर स्टेट की ना एक किस्म होती है, उसको आप क्लासीफाई, उसकी क्लासिफिकेशन होती है, हर रियासत दूसरी से मुख्तलिफ है। हम एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है, कीप ऑन सेइंग दैट, कीप ऑन हैमरिंग दिस। व्हाई? बिकॉज इसका जो रिजल्ट है ना वो हमें ऐसी सूरत में मिला है। वो हमें मिला कि मिलिट्री डोमिनेंट स्टेट आपकी पहले 10 साल अपने पहले 10 से बल्कि अपने पहले 20 साल देख लें और हिंदुस्तान के देख लें, फ़र्क क्या था? वास्टली डिफरेंट है। ठीक है, वहाँ एक कॉन्टीन्यूटी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ हमने ऐसे कपड़े बदले, ऐसे वज़ीर आज़म बदले जैसे मैं और आप कपड़े रोज़ बदलते। इस तरह ठीक है, जब आपके तजर्बे करेंगे तो फिर क्या निकलेगा? फिर देखें, फिर वो इख्तियार की एक नंगी जंग है, उसमें फिर मिलिट्री टेक ओवर्स भी हैं, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की एब्रिगेशन भी है। 73 में जाके आपको एक आइन मिला, उसके ऊपर फिर और 100 मसाइल, फिर उसके बाद एक मार्शल लॉ आ गया, फिर उसके बाद एक और मार्शल लॉ आ गया, फिर अब हालत रियासत ने भी और रियासती इदारों ने तजर्बे कर के फिर आपके पास इमरान खान साहब आ गए, फिर उसके बाद PDM 1 आ गई है, PDM 2 है। सो तजर्बे तो हम हर स्टेज पर करते रहे इस तरह। ठीक है, लेकिन अब जहां हम जिस जगह पर खड़े हैं, मैं सिर्फ उस जगह में ये कह सकता हूं कि अगर अब भी नेशन बिल्डिंग, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि आप उन्हें, मैं अलाउ मी टू यूज द वर्ड चूरन बेचे, नो, कि रियासती चूरन सिर्फ बेचते रहे। आपकी एकेडमिक एक्सेलेंस जब तक नहीं बढ़ेगी, जब तक आप स्कॉलर्स पैदा नहीं करेंगे, जब तक आप नोबल लॉरिएट्स पैदा नहीं करेंगे, रिगार्डलेस ऑफ देयर एथनिसिटी, रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन इवन। यही बड़ा मसला है पाकिस्तान। ठीक है जी, नोबल लॉरिएट के स्पेसिफिक ही बड़ा मसला है। ठीक है, छोड़ देना वो पाकिस्तान। मेरे लिए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कलमा को पाकिस्तान मुसलमान हूँ, ये मेरा ईमान है और मैं अल्लाह के बहुत शुक्र अदा करता हूँ। लेकिन मेरी पहचान क्या है? मैं सबसे पहले पाकिस्तानी हूँ। मैं सबसे पहले पाकिस्तानी हूँ। नेशन फर्स्ट। ठीक है, नेशन फर्स्ट है। उसके बाद मैं मुसलमान हूँ और मैं कलमा गो हूँ, मैं अल्लाह और उसके नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला हूँ। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन भाई ये मेरे पास, ये मेरा ईमान, मेरी ज़िंदगी, मेरा सब कुछ मेरे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के लिए बिल्कुल वक्फ है। ये जन्नत का टिकट तो है, लेकिन अल्लाह ने मुझे 8 ग्राम का भेजा, यहाँ दिया कि नहीं दिया? दिया। सोचने समझने की सलाहियत दी या नहीं दी? दी। तो अल्लाह ने ये भी तो हुक्म दिया कि इल्म हासिल करो। अल्लाह ने ये भी कहा कि कुछ ऐसा करो जो दुनिया में अच्छा। हम एज ए नेशन ओवरऑल, मैं अगर ये कहता हूँ कि गुफ्तगू कहीं और चली जाती है, लेकिन हम एज ए नेशन अगर आप देखें, हम सारी 2 नंबरियां करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, हम सारी 2 नंबरियां करते हैं। हम दुनिया भर में जाने जाते हैं। दुनिया भर हम किसी के लिए दरवाजा नहीं खोलते। ये कर्टसी हमें बाहर जाकर इंग्लैंड में याद आती है और वहां जाके हम कई दफा सीखते हैं कि भाई पीछे को आ रहा है तो उसके लिए दरवाजा पकड़ना होता है आपने। इट्स कॉमन कर्टसी। लेकिन हम यहाँ पर वो हरकतें नहीं करते। हालांकि हमें हमारे मज़हब ने ये बताया हुआ है कि हमने ये तमाम अच्छी हरकतें करनी है और हम उसके ऊपर बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमारे मज़हब की तालीमात ये हैं। लेकिन करते वो हैं जिनको हम गैर मुस्लिम भी कहते हैं और हम उन्हें क्या शराबी कबाबी भी कहते हैं, सब कुछ कहते हैं, सारा कुछ कहते हैं। सो ऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आज जहाँ हम खड़े हैं, हमें नेशन बिल्डिंग की और इस एक्सेलेंस की बहुत ज़रूरत है। हमने तो देखे जी जैसे तैसे करके पढ़ाई भी कर ली, अल्लाह ताला ने करम किया, चलो एक सिलसिला चल पड़ा। लेकिन जो आने वाली नस्लें हैं, आज भी हमारी लड़ाइयाँ, हमारे मामलात बहुत ही मुख्तलिफ हैं। वही है 70 साल से कुछ एवोल्यूशन ऑफ लड़ाई तो हुआ नहीं है ना, वो उधर ही मौजूद है। तो यहाँ पर जब तक आप इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, ये तरबियत के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, एक्सेलेंस और पढ़ाई दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। ठीक है जी, एक्सेलेंस और पढ़ाई दोनों में बड़ा फर्क, टेक्स्ट बुक और एक्सेलेंस दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। एक्सेलेंस कब आएगी?
کب ہم اپنے آپ کو اتنا کمپیٹیٹو بنائیں گے؟ اس سچویشن کے اندر ہم تھوڑا سا آتے ہیں کیونکہ آپ نے کہا کہ پاکستان ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہم نے انہیریٹ کیا ہے. ہو کچھ بھی سکتا تھا بس تب تک ہم انہیریٹ کیا ہے. اس سچویشن میں جب اکنامکلی ہم بہت ڈیمیج ہوئے ہوئے ہیں اور پیسے بھی اس طرح نہیں آ رہے, IMF بھی بالکل قطرہ قطرہ کر کے چیز دے رہا ہے, ہر چیز ناتولے کر رہا ہے. دوسری دفعہ سینکشنز لگ جانا 2024 میں, ایک دفعہ اپریل میں لگے تھے 5 کمپنیز اور اب 4 پہ لگ گئے ہیں. یہ تو ڈائریکٹ حملہ لگتا ہے آپ کے نیوکلیئر پروگرام پہ. تو اس کیس میں آپ کے خیال سے سیکورٹی اسٹیٹ کیسے ریئیکٹ کرے گا؟ دیکھیے بات بڑی سمپل سی ہے, ابھی تو یہ نان اکنامک ہے. اس طرح فرینکلی اگر جو یہ ہمیں سے میزائل کہتے ہیں وہ اسے مسل پروگرام کہتے ہیں, ایسے ہی بیلسٹک مسل پروگرام ہے. فرینکلی ہمارا, میں بڑی مزے کی بات تھی, میں وہ حسین گانی صاحب سے ویسے ہی گفتگو کر رہا تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ یار ہمارا کوئی بینک اکاؤنٹ تھوڑی ہے ہمارے کسی مسل پروگرام کا امریکہ میں جو انہوں نے بند کر دینا ہے. اگر آپ اس کو ویسے دیکھیں تو بھائی آج وہ امریکہ, وہ اگر امریکن کمپوننٹ اس کے اندر ہوگا تو امریکہ سے نہیں لیں گے, ہم بلیک مارکیٹ سے لے لیں گے. اگر ہمارا مسل پروگرام نہیں بند ہوتا, ہم پہلے بھی کرتے رہے, ہم سب کچھ کر لیں گے. نئی چیز تو ہے. ہمارے نیوکلیئر وار ہیڈز میرے خیال میں شاید انڈیا سے زیادہ ہے, نمبر میں زیادہ ہے. اس لیے کیونکہ ہم وہ جیلسلی گارڈ کرتے ہیں. اور میں اس کو سارے لوگ کہتے ہیں جی آپ نے اس سے پیٹ بھرنا تھا کیوں بنایا. میں نے کہتا ہوں نہیں, پاکستان جیسے ملک کے اندر یہ نیوکلیئر ایسٹ, یہ اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا کہ پاکستان ایک نیوکلیئر, یہ ہمیں شکریہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے لے کر میاں نواز شریف تک سب کا ادا کرنا چاہیے. سعودی عربیہ پہ کرنا چاہیے, انہوں نے فنڈ کیا تھا پروگرام پورا کر کے دیا تھا. تو جنہوں نے اس کے اندر حصہ بقدر جسہ ڈالا ان کی مہربانی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بھی سچویشن ایک ڈیولپ ہوئی ہے اس کے اندر دیکھیے, یہ امریکہ میں ڈیموکریٹس ہوں یا ریپبلکنز ہوں ان کو یہ کھٹکتا رہے گا. ٹھیک ہے, دے وہ ٹرن اے بلائنڈ آئی ٹوورڈز اسرائیل کہ وہ جو مرضی کر لے, وہ پرولیفریشن بھی ایون کر لے, وہ تو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, وہ جو مرضی کر لے, وہ ان کو 100 خون معاف ہے. ایران انہیں کیوں کھٹکتا ہے, انہیں لگتا تھا ایران could be another پاکستان. اسرائیل ٹھیک ہے جی, کبھی ہمارے اوپر پہلے دن سے کیا ہے CTBT سائن کرو, کمپریہنسو ٹیسٹ بین ٹریٹی وہ سائن کر دو, کبھی جی نیوکلیئر ٹیسٹ بین ٹریٹی سائن کرو, NPT کو سائن کرو, فلانے کو سائن کرو. ہمارا موقف کیا ہوتا تھا, انڈیا کرے گا تو انڈیا کریں گے, ہم بھی کریں گے. لیکن ہم نے وہ فرینکلی ہم نے نہیں کیا, اور اچھی بات ہے اگر نہیں کیا تو, یا اگر ہم نے کسی اسٹیٹ پہ مان بھی گئے تو وہ ایسے ہوگا کہ وہ ایٹ پار ہو انڈیا کے ساتھ. ٹھیک ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ وی آر ریسپانسبل اسٹیٹ, ہم اس کو پرولیفریٹ نہیں کریں, الزام جو مرضی لگتے رہے. اب ایشو یہ ہے کہ اگر آپ امریکہ کے طرف پاکستان کا دیکھیں, بائیڈن ایڈمنسٹریشن بھی پاکستان کے بڑے کولڈ سے تعلقات تھے امریکہ کے ساتھ, بڑے نچلے لیول پر تعلقات تھے ہمارے. اب جو ہو رہا ہے, میں آپ کو کہتا ہوں, میں کئی دفعہ دیتا ہوں, لیکن جہالت اتنی زیادہ ہے میں کہتا ہوں کہ کئی دفعہ نا تو بندے کا سن کے تو میں کہتا ہوں یار بھائی ان میں سے جتنے کئی جو ترم خاں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بولو کہ انگریزی کا ایک پورا پیراگراف لکھ کے بتائیں. انہیں انگریزی کا میں دیتا ہوں, یا پارلیمنٹری سے یا جو نہ جو بلاگرز ہیں ان کی بات کروں, جو بڑے بڑے بلاگرز ہیں, پارلیمنٹیرینز کو بھی کہیں تو ان کو مشکل ہو جائے. نہیں ان میں بھی مشکل ہوگی, لیکن یہ تو بھائی یہ تو ملینز آف ویوز لیتے ہیں نا ہر مہینے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یار آپ انگریزی میں نا ایک جملہ ذرا بتائیں. میساچوسٹس کے اسپیلنگ تو ان سے نکلیں گے نہیں منہ سے. ٹھیک ہے, میساچوسٹس کے ان کے منہ سے پروننسیشن نہیں نکلے گا, ایٹیکیٹ کی اسپیلنگ نہیں آئیں گے. لیکن مسئلہ تجزیہ ہم نے کرنا ہے امریکہ پاکستان ریلیشن شپ پہ. نہ میری طرح پڑھائی کسی نے کرنی ہے, نہ میری طرح کسی نے کو پوچھنا ہے عقل بس نہیں. اوہ عمران خان امریکہ, بس دیکھو جی یہ کال آئی کیا آئی. آئی تھنک وہ کازیشن کو سمجھتے نہیں ہے کہ لائک آئی ڈونٹ تھنک مسئلہ پتہ کیا ہے, مسئلہ وہی آ گیا پالیسی لے رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ادھر پتہ کیا وہ پوزیشن ہے, ادھر یہ ہے کہ جی وہ بس جی وہ رچرڈ گرنیل نے کہتا ہے وہ گیا ٹرمپ دے کار راتی انہیں دروازہ کھٹکایا, انہیں کہا سویرے کال کر. اتنے تین ہی بندے, میں گرنیل انہیں کہا گالی کو نہیں, سویرے میں ڈیالا تو دروازہ خود کھلواؤں گا. میں فون کیتا ہے بندے نے وہ باہر کھلوتے ہیں, انہیں جا کے کھول دے. یار what the hell یار, اور کوئی کہہ رہا ہے بس آپ دیکھیں آئی کی آئی کال آئی اور ہر چیز کھل جانی ہے. وہ میں کہتا ہوں او یار, کوئی کہتا ہے وہ جی ہمیں ہمارے ساتھ بڑا دھوکا ہوا ہے, ہمیں کہا تھا فلانا کرپٹ ہے, ہمیں کہا تھا فلانا کرپٹ ہے, ہمیں فائلیں دکھائی دی. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں بھائی آپ کی عقل گھاس چرنے گئی ہوئی تھی, اینک نہیں لگی ہوئی تو میری لے لیتے, پڑھتے اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. آئی تھنک مجھے 10 لوگ آگے کہیں گے عمران خان ملک دشمن ہے, میں کہوں گا رائٹ بٹ کہاں لکھا ہوا ہے. او بھائی چیز دکھائیں, نہیں کیس دکھائیں. میں اچھا جی کیس دکھائیں, میں پڑھ تو لوں پہلے, اللہ نے عقل دی نا. میں کہتا ہوں 8 گرام کا بھیجا تو پڑھے. انہوں نے کہا تھا ایسے ہے, یہ دیکھیں فائلیں. میں کہا فائلیں کو کیا کرنا ہے بھائی, فائلیں تو میں آپ کو 10 لا دیتا ہوں.
इमरान खान पे साइफर केस हुआ, मैं फ्रॉम द डे वन कह रहा था इमरान खान ने सिर्फ उसको पॉलिटिकली इस्तेमाल किया, बट इमरान खान इज नॉट मुल्क दुश्मन. ये वो तो एक नॉनसेंसिकल बात है. ये इद्दत में निकाह वाला मैंने कहा फजूल केस है, बिल्कुल एक्विट होना चाहिए इमरान खान को, उनकी बेगम को भी. हो गए बहुत अच्छी, आई स्टिल एडवोकेट द फैक्ट कि बहुत अच्छा हुआ हो गए. बट मसला ये है सर्टेन थिंग्स आर ब्लैक एंड व्हाइट. यू कैन नॉट डिफेंड 190 मिलियन पाउंड. इट इज ब्लैक एंड व्हाइट and I have gone through the entire documents. I can say what is on record, but I'm sure none of them has done so. I think abuse of power लोग समझते हैं कि सिर्फ जब आपको फाइनेंशियल गेन, no, पॉलिटिकल गेन इसमें भी है, बट द इशू रिमेन्स. एक चीज है, देखिए अब ये है कि ये अमेरिका पाकिस्तान के, क्योंकि आपने सवाल किया था, अब यहाँ पर ये हो रहा है कि वो जी बस देखें ये अब हो गया है, अब जी पाकिस्तान में तो कांपे टांग जाएंगे और बस आप देखेंगे उड़ जाएगा सब कुछ पाकिस्तान के अंदर. लेकिन मैं आपको बड़ी सीधी बात बता दूं, ये जो कुछ आज हुआ है, ये जो सैंक्शन अब आज हुई, नॉन इकोनॉमिक लगी हैं ये बाय द वे मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर, ये मैं समझता हूँ अगर किसी कोई उम्मीद थी कि जी कोई फॉरेन इंटरवेंशन होगी और उसके नतीजे में खान साहब की बेहतरी होगी, तो उसका मजीद बेड़ा गर्क हो गया, जीरो हो गया. वो इसलिए देखें कुछ चीज़ों की परसेप्टिव वैल्यू होती है. रियासत अब वो वक्त नहीं रहा. नथिंग इज बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स नाउ. आई थिंक ये भी एक मसला है. ठीक है, हया शर्म खत्म ही नहीं, पर्दे के पीछे कुछ नहीं है. अब कुछ नहीं है. अब देखें या तो हो ना कि आप CSF ले रहे हैं, आप वो वॉर अगेंस्ट टेरर में उनके बड़ा चल रहे हैं और वो ब्लाइंड पैसे आ रहे हैं, आप कहते हैं चलो ठीक है फाइन सो बीट, जान दो इन्हों की ये बाहर काट दो फलान. इमरान खान साहब, मैं लॉजिक की बात करता हूँ और फिर हिस्ट्री की बात करता हूँ. मैं तो भाई उन्हीं से सबक सीखता हूँ. हिस्ट्री ये बताती है कि इमरान खान साहब अभी नहीं तो कुछ अरसे बाद उनकी रिहाई हो जाएगी. यस, अकल ये कहती है, नो लॉजिक भी ये कहती है कि हिस्ट्री ये बताती है क्यों कि भाई ठीक है 1.5 साल उन्होंने काट लिया, हो जाएगी. हाँ, कमिंग बैक इनटू पावर पॉलिटिक्स दैट मे टेक टाइम. पीपल हु से ओ नहीं ही इज डन फॉर गुड, मैं कहता हूँ नो. वो इसलिए बिकॉज मैं कहता हूँ मुझे मेरे मुल्क की तारीख ये नहीं बताती. हाँ, exceptions can be created, history may rewrite itself in a new way altogether. That is different. मुझे नहीं पता, वो तो अल्लाह की ज़ात को पता है. But issue यहाँ ये है कि जब हम emotionally consume and invest हो जाते हैं एक narrative के अंदर, that's how we lose our balance. ये मुनीबा एक सवाल है, हमें emotionally invest किसने करवाया? देखिए बात ये है, अब again issue ये है, ये projects जो है ना, ये हमारी प्यारी establishment के हैं. ये काम जो है ना, मोहब्बत इमरान खान में, उल्फत इमरान खान में मुब्तला करना, ठीक है, पूरी ज़्यादा बुग़्ज़ नवाज शरीफ था. वो देखें मोहब्बत खान और बुग़्ज़ 2015-16 के अंदर 2015-16 के अंदर कौन सा तूफान आया हुआ था पाकिस्तान के अंदर? एक्चुअली सोचे, सिवाय करंट अकाउंट डेफिसिट था आपका, वो तो कब से है, नहीं थी. लेकिन कोई लूट नहीं मची हुई थी. नहीं, कुछ भी नहीं था. बाजवा साहब को बस ये था कि इमरान मियां नवाज शरीफ ने मुझे एक्सटेंशन नहीं देनी, और मोहब्बत इमरान खान को कहते बंदा ये हुई है. बाजवा साहब, इसके तो गवाह मौजूद है ना जी, सलीम साफी साहब, हामिद मीर साहब, नोन पर्सनालिटीज ऑफ पाकिस्तान, और इरशाद भट्टी साहब. आजकल हामिद मीर तो फेवरेट भी हैं पीटीआई के, तो उसकी बात मान मतलब ठीक है, चले हामिद मीर साहब की वो उनको कभी कोई फेवरेट बना लेता है, कभी कोई बना लेता है, बट चले वो पाकिस्तान के, मैं उन्हें पाकिस्तान के बहुत बड़े सहाफ़ी हैं. ये तो गवाह है ना कि बाजवा साहब के सामने बैठ के सलीम साफी साहब ने कहा जी कि वो ये जो आप मोहब्बत में मुब्तला हुए हैं ना इमरान खान की, ये मियां नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब को बख्शवा देंगे आपके सामने, ये आपके साथ वो करेंगे. और बाजवा साहब आज भी चंद कुछ सहाफ़ी हैं, उनमें से एक पाकिस्तान के बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, उनको उन्होंने कहा कि यार बस मैंने ना अगर ज़िंदगी में कोई खच मारी है तो ये मारी थी खान साहब क्योंकि मोहब्बत इमरान में हम रुड़ गए थे. डिफरेंस देखिए, मैं आपको बड़ी सीधी सी बात बताऊं, आज क्या है, जिस मोहब्बत इमरान में जनरल बाजवा की जो एस्टैब्लिशमेंट थी वो डूबी हुई थी, आज वही एस्टैब्लिशमेंट नफरत इमरान में पेंडुलम स्विंग्स ना, हो, और वो इतना बुरा हो चुका है कि उसके अंदर आप कहते हैं अच्छा यार अब तो ये ठीक नहीं हो जाना चाहिए था, यार इतना लंबा मसला. दोनों पॉइंट्स रिडिकुलस है, इतनी मोहब्बत इतनी नफरत भी थोड़ी रिडिकुलस है. वो इसलिए कि वो कहते हैं ना कि यू नो it hurts the most when you bite the hand that feeds you. जिस हाथ ने आपको रोटी खिलाई हो ना, आप उसे काटना शुरू करते हैं तो वो बहुत दुखता है. तो सियासी रोटी तो बाजवा साहब ने खिलाई थी, इमरान खान साहब, पाशा साहब ने खिलाई थी, जनरल फैज हमीद साहब ने खिलाई थी. तहरीक इंसाफ को 18 में कौन इक़्तिदार में लेके आया? मियां नवाज शरीफ को रास्ते से किसने हटाया? इन्होंने हटाया, सारों ने मिलकर. अब मसला ये है कि जब इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकाल दिया तो मेरे जैसे चंद
निनकम्पूफ्स ने कहा कि यार मेरे ख्याल बहुत नहीं हो गया हूँ इक़्तिदार चो निकल के, लेट्स आप लोग अब छोड़ दें। तो किसी बहुत ही एक बड़े सीनियर आदमी ने कहा तुसी अपनी दानिश्वरी अपने कोल रखो, जो हमारे साथ हुआ जब तक उसकी भरपाई नहीं होगी तब तक स्लेट जो उन्हें याद ही नवाज शरीफ साहब जीटी रोड पे एक बयान करते करते इंग्लैंड चले गए थे। जी, मसला ये है कि वो लाइन ही खत्म नहीं हो रही। इमरान खान साहब कहते हैं लाइन वहां से शुरू होगी, वो अपने आप को अमिताभ समझते हैं, जहाँ मैं खड़ा हुआ। दूसरी साइड पे कहते हैं नहीं जी असल बादशाह हम है। अच्छा, अमिताभ की जंग है, कौन? हाँ मैं कौन है ना जी, वो लाइन वहां से शुरू होगी जहाँ मैं खड़ा हूँ। अब इमरान खान साहब आगे कहेंगे जब वो इक़्तिदार में, अगर अल्लाह ने उनकी किस्मत में लिखा है, नहीं भाई ये तो मेरे लिए तो शुरू होगी, जो मेरे साथ अब इन्होंने किया वो मैं इनके साथ करूंगा। सिमिलर टू 90s नवाज शरीफ नहीं है कि नवाज शरीफ के टाइम में होता था कि एक पॉइंट पे आके वो कोई ना कोई, देखिए मियाँ नवाज शरीफ साहब का तो वो है, लेकिन बहुत सारे गुनाह धुल जाते हैं, बहुत सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। लेकिन आज की फौज तो ये कहती है कि जो जो इमरान खान साहब ने किया है वो आज तक पाकिस्तान के किसी सियासतदान ने नहीं किया। किसके साथ? फौज के साथ। एग्जैक्टली। और वो फौज कहती है कि जी हम इमरान खान को, ना इमरान खान पर अब दोबारा कोई एतबार करेगा और ना इमरान खान को कोई माफ करेगा। करंट स्टाइल एज क्लियर एज वन कुड गेट। कि तो मेरे जैसा आम आदमी फिर ये सवाल पूछता है कि जी माफिया तो हालात गुजर जाते हैं, चीजें फेड अवे हो जाती हैं। मैंने कहा 1.5 साल हो गया, आपने देख लिया कुछ फेड अवे हुआ है? नहीं, मामला तता ही हो रहा है। नहीं, तता ही हो गया ना, ही हो गया। और ठीक है, वो तता इतना हो गया कि अब तो देखा भी नहीं जाता। पहले हाथ नहीं लगाया जाता था, अब देखा भी नहीं जाता। नहीं, अब तो वाकई बिग, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली होता ताली दो हाथ से बचती है, लेकिन एक हाथ ज्यादा ताकतवर होता है। जो दूसरी तरफ दोस्त बैठे हुए हैं पीटीआई के अंदर, सियासतदान हैं, उनके एडवाइजर्स हैं, जो भी हैं, वो भी कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि वो और इस आग को उछाल रहे हैं। लेकिन जो तो बाहर बैठे हुए हैं ना पाकिस्तान से, उनका स्टेक पे कुछ नहीं है। वो तो वेले लोग हैं ना, वो तो वेले लोग हैं। उन्हें क्या है, वो जाए एहतजाज में जाए, ना अपने बच्चों को भेजना है, ना आप जाना है, ना अपना कुछ स्टेक पे ऊपर है। गरीब के बच्चे ने जाना है, उसने कुट मारे खा के, डंडे खा के, सीयर गैस खा के, सर फटवा के वापस आ जाना है। रोटी रोजी उसकी ज़ाया होगी, हालांकि वो जेलों में वो जाएगा। इन्होंने बैठ के यूट्यूब 1.5 साल से लोग जेल, और इन्होंने यूट्यूब के ऊपर बैठ के इन्होंने पैसे कमाने हैं, तो इनका स्टेक पे क्या है? हाँ, ये बात फैक्ट है कि कुछ लोगों के साथ जुल्म बढ़ा हुआ है। इस चक्कर में कुछ लोगों के साथ जुल्म बढ़ा हुआ है और वो मुश्किल में, बहुत 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 मुश्किल में रहे। उनके घर वाले बहुत मुश्किल स्टोरी सुनते हैं तो बंदा परेशान है। बंदा वो कुछ भी नहीं। बंदा कहता है यार नहीं, ये किसी के साथ किसी राय से इख्तलाफ तो और चीज़ है, पर ये जुल्म है यार। मैं आई डू नॉट मिन्स माई वर्ड्स। जब ये इमरान रियाज खान को पकड़ा हुआ था तो मैं हमेशा कहते यार इस बात को छोड़ दें कि इमरान रियाज खान का मौक़िफ़ क्या है। आप ये देखें कि खुद इमरान रियाज पे जो गुजर रहा होगा, उनकी एहलिया उनके बच्चों पे का गुजर रहा है। इमरान रियाज खान के पर्टिकुलर केस में हमसे एक बहुत सवाल पूछा जाता है कि हम अपने चैनल में बहुत ओपनली बात करते हैं एस्टैब्लिशमेंट की, तो नंबर 1 आस्क क्वेश्चन होता है हमारे कमेंट्स में कि काला वीगो क्यों नहीं आया। और हमारा उसका एक ही मौक़िफ़ होता है, हम किसी जमात में नहीं है, हमें कोई फंड नहीं कर रहा, मैं एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उस पर रिपोर्ट कर रहा हूँ, तो कोई इशू होना नहीं चाहिए। और पर्टिकुलरली जो हमने देखा था, एक पूरी बेवी ऑफ जर्नलिस्ट थी प्री इमरान खान कमिंग इनटू पावर, जो लगता था कि पुश की जा रही है। और फिर बाद में डॉक्यूमेंटेशन रिवील हुई कि ISPR ने किसको कितने पैसे दिए, किस तरह पूरी 4th जनरेशन वॉरियर्स तैयार किए। देखिए मसला वही आ जाता है ना, मसला वही आ जाता है कि खबर हासिल करना, खबर होना वो एक और चीज़ है। खबर आपके सोर्सेज मल्टीपल हो सकते हैं, आपके भी आप कई दफा अपने व्लॉग्स में बताते हैं कि जी खबर ये मिली है, खबर ये। अब खबर के सोर्सेज तो मल्टीपल हो सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ, ये एक साफी की खबर है ना, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी खबर दुरुस्त साबित हो। अल्लाह का करम है, मोस्टली होती है अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का करम है, कोई मेरा कमाल भी नहीं है उसके अंदर। अब इशू सिर्फ ये है कि खबर और चीज़ है, उस पर मैंने अपना तज्जिया दे दिया, वो और चीज़ है, उससे कोई एग्री करे डिसएग्री करे, फैक्ट्स तब्दील नहीं होंगे। लेकिन इशू ये है कि मैं स्टेक होल्डर नहीं हूँ किसी चीज़ में। मेरे लिए आज PDM की हुकूमत है, कल इमरान खान साहब हुकूमत में आ जाएंगे, और अगर मैं जिंदा रहा तो मैं यही कर रहा हूँ जो मैं आज कर रहा हूँ। भाई तनकीद मतलब सवाल ये हो गया, ये गलत है, ये ठीक है। मैं कहते हैं, मुझे कोई कहता है, मैं तो कहता हूँ यार ये जो हुकूमत बनी हुई है, ये हाइब्रिड प्रो मैक्स, ये मैन्युफैक्चर्ड रिजीम है। जैसे इमरान खान का मैन्युफैक्चर्ड रिजीम था, दिस इज अ मैन्युफैक्चर्ड रिजीम। तो अब आप इसमें क्या, डू आई मिन्स वर्ड्स? नो, द आंसर इज नो। हाँ फाइन, मैं ये जरूर कहता हूँ कि भाई मैं टक्कर का आदमी नहीं हूँ, मैं जहादी नहीं हूँ, मैं एक आम सा साफी हूँ। मुझे कोई कहेगा आपने ये बात नहीं करनी, तो मैं कहूँगा हाँ जी मुझे कहा गया कि मैं इससे ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। ठीक, बात खत्म।
This is your choice. हाँ, दिस इज माई चॉइस यार. मैंने क्या ठेका लिया हुआ मैं जाके पंगे लेना शुरू कर दूं? मैं जाके बार कहूँ जी कि टक्कर का आदमी हूँ. मैं टक्कर का आदमी नहीं हूँ. कौन हूँ मैं? Am I a campaigner? Am I an activist? The answer is no. और will you be a beneficiary का? No, not at all यार. मैंने यही काम कर रहे होने. अल्लाह का से दुआ ये कि ये रोटी रिज़्क़ अल्लाह पाक चलाई रखे बस. इसके अंदर जब आपके ये मरासिम होते हैं, डिफरेंट सोर्सेज बनते हैं, एक पर्टिकुलर इंटरव्यू है आपका जिससे बहुत शोर और तनकीद मचाई गई थी, वो शेख रशीद का है. बिल्कुल ठीक. कि उनको लाया गया, बिठाया गया और इंटरव्यू कराया गया. वो जस्ट वॉक अस थ्रू, वो था क्या? व्हाट वाज द प्रोसेस? देखिए बड़ी सीधी सी बात है, पर शेख रशीद साहब के अलावा चंद और लोग भी थे जिनके, या पहले उस्मान डार साहब थे, ऐसे ही कुछ मेरे लिए बड़ा क्लियर था. और मेरे पास आज भी ना कुछ चीज़ें मैं अपने रिकॉर्ड के लिए रखता हूँ. मेरे लिए बड़ा क्लियर था कि मुझे ये पता था शेख रशीद साहब कहाँ हैं. लाइक एवरीबडी एल्स थे, उन्होंने पकड़ा हुआ है. एजेंसीज के पास थे शेख रशीद साहब. शेख रशीद साहब एजेंसीज के पास से, शेख रशीद साहब को एजेंसीज ने ही वो उनका फ़ोन प्रोवाइड किया कि आप का ने इंटरव्यू देना है या आप इंटरव्यू दे दें मुनीब फारूक को. ठीक है जी. मेरे जहन में सिर्फ एक बात थी, बहुत से लोग, मेरी जजमेंट थी, मैंने कहा यार मैंने अगर इंटरव्यू करना है ना तो उसके अंदर एक चीज़ होगी कि मैं सवाल वो करूँगा जो मेरा दिल कर रहा है, और मैंने दुनिया को सिर्फ ये शो करना है कि मैंने सिर्फ दुनिया को ये बताना है इन सो मेनी वेज कि शेख रशीद कहाँ थे. ठीक है, लाइक घूम फिरा के मैंने पहुंचाना वहीं पे कि शेख रशीद कहाँ थे. मेरा ख्याल है मैंने जो दुनिया को बताना चाहता था मैंने पहले 5-10 मिनट में बता दिया. इस तरह कि शेख रशीद साहब को चिल्ला एंड ऑल दैट. तो आप इज समबडी डम? नो. क्या मैं कह रहा था शेख रशीद साहब अपनी मर्जी से कहीं गए हुए थे और वो नहीं, ये बस इन्होंने, नो. मैंने कहा, और जब मैं कहता हूँ कि शेख रशीद ने मुझसे खुद रब्ता किया तो मेरे पास उसका रिकॉर्ड आज भी मौजूद है कि उन्होंने अपने फ़ोन से मुझसे रब्ता किया. वो अंडर ड्यूरेस हो सकते हैं. बिल्कुल. देखें जी, शेख रशीद साहब के वो बिल्कुल अंडर ड्यूरेस भी थे. शेख रशीद साहब प्रॉब्लम में भी थे. शेख रशीद साहब स्ट्रेस्ड भी थे. शेख रशीद साहब ने उस दौरान रोटी भी मंगाई. क्या खाया मैं अपने व्लॉग्स में ऑलरेडी बता चुका हूँ, यू माइट हैव सीन. अब मसला ये है, शेख रशीद साहब तो अब जारी बात है उनको सूट करता है, उन्होंने फिर बाद में झूठ बोला, लेकिन वो झूठ बोलते रहे. मेरे पास तो उसका बात है ना कि वो एविडेंस है कुछ चीज़ों का. प्लस मैं आज भी ये कहता हूँ, वो सारा जो एपिसोड था, मैं बहुत सारे दोस्तों से भी बात हुई, मैंने कहा यार मेरे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम एरिया तब होता जब मैं ये कहता कि यार शेख रशीद साहब आपने ना झूठ बोलना है या मैंने झूठ बोलना है कि आप बिल्कुल फ्री सिटीजन हैं. ओके. और आप फ्री सिटीजन थे और सब कुछ ठीक है. ओके. मैंने उस इंटरव्यू के अंदर जानबूझकर ये कहा कि शेख साहब जो आप कह रहे हैं, आपको लगता है मैं आप पे एतबार करूंगा? आप उस इंटरव्यू को दोबारा देखिए. मैं देखा आज सीड ऑफ डाउट डाल दिया था. हाँ, मैंने कहा आपको लग रहा है? उन्होंने कहा बस आप मेरे लिए कर रहे हैं एतबार. इसका क्या मतलब होता है भाई? मैं लोगों को ये बताना चाह रहा था कि ये भाई लोगों के मेहमान थे, बड़े घर के मेहमान थे. The answer is बस बात खत्म. कुछ चीजें इतनी ओपन सीक्रेट होती हैं कि इट्स लाइक मुझे पता है, आपको भी पता है. रशीद साहब वाज और ही इज इन अ स्टेट ऑफ डिसबिलीफ. एक तो ये कि पीटीआई ने फारिग कर दिया. दूसरा ये कि मुझे फारिग कर दिया. उन्होंने मतलब उनको ये था कि यार मैनू पीटीआई ने तो फारिग किया, मैंने तो जिनका गेट नंबर 4 का पहरेदार था तो उन्होंने तो मुझे बिल्कुल फारिग कर दिया. वो तो बिल्कुल जीरो हो चुके हैं. शेख साहब को तो कोई मुंह नहीं लगाता वहां पर, कोई बात ही नहीं करता. वो बिल्कुल एक्सपेंडेबल बन चुके हैं, बल्कि स्पेंड हो चुके हैं. अब उनका फिर जाहिर बात है, वो लोग मुझ पे इस बात की बिल्कुल तनकीद सौदा वगैरह, मैं एहतराम करता हूँ लोगों के व्यूज का, सबका एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि भाई या तो मैंने उसके अंदर ये कहा हो ना कि शेख रशीद फ्री एजेंट है और बिल्कुल वो जी कहीं घूमने गए हुए थे और ऑल ऑफ अ सडन मुझे इंटरव्यू उन्होंने दे दिया है. मैं तो जो साबित करना चाहता था मैंने कर लिया. और अगर ज़हन में ये रखिएगा कि उस इंटरव्यू के अंदर उसके और भी बहुत से गवाह मौजूद हैं. उस इंटरव्यू के अंदर जो बुनियादी चीज़ थी वो ये थी कि ना मैंने किसी का दिया हुआ सवाल किया, ना मुझे फ्रैंकली किसी ने दिया सवाल कि आपने ये करना है ये नहीं करना. हाँ, ये बात मैंने बाद में ज़रूर बताई कि उस इंटरव्यू के अंदर एक कुर्सी और पड़ी हुई थी और वो शेख राशिद शफीक साहब को वहाँ पर बिठाना था और मैंने कहा कि ये यहाँ नहीं बैठेंगे. मैंने कहा नो, मैं शेख रशीद का इंटरव्यू करने आया मैं उनका करूँगा. और बाद में दोनों चचा भतीजा बार पोर्च में आके मुझे ऐसे कर रहे थे जैसे मैंने उनको कोई लॉटरी उनकी निकल आई है और मैंने निकलवा के दी है. एहसान कर दिया. वो अलहदा बात है कि उन्होंने अपनी
जब बाहर गए तो वो उन्होंने फिर उसमें झूठ का तड़का लगा जो 100 दफा लगाए यार, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं ना वो जैसे वो होता है ना वाटर ऑफ अ डक्स बैक, आप वो फर्क ही को नहीं पड़ता यार, कोई थोड़ी थिक स्किन भी हो जाती है, ठीक है फिर ना बात खत्म। सो दिस इज द एंटायर थिंग इफ आई कैन समराइज ऑल दैट। एक इस चीज पे और एक दूसरा आपने आर्टिकल लिखा था, सही है, जनरल फैज हमीद के हवाले से कि पीटीआई इस्लामाबाद क्यों गई थी। देखिए 4 दिसंबर 2022 को वो आया था, इट्स वाज ऑन द फ्रंट पेज। देखिए बात बड़ी क्लियर है, आई रीरेड द आर्टिकल आने से पहले, ठीक है, एंड उसमें मैंने लिखा था कि यार वो 3 स्टार का कोर्ट मार्शल होगा ऐसे ही। तो इसका मतलब है जो मैं लिख रहा था उस वक्त मुझे पता था जनरल फैज का बात हो रही है, आई थिंक मोस्ट लोगों को पता था किसकी बात हो ठीक रही है दैट टाइम। बट अगर आज 12 अगस्त 2024 को उनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो रहा है तो आप इस मामले में मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से डर के कहता हूँ कि कुछ इन्फॉर्मेशन थी तो मैं बोल रहा था, हाँ, और वो भी कितना अरसा पहले, तकरीबन 18-19 महीने पहले। बहुत सारी मेजर तैनातों से पहले ये बात हो रही थी, तब एक्चुअली पावर पॉलिटिक्स की बहुत बड़ी गेम चल रही थी ना। ऐसे। अब मसला ये है कि उस वक्त तो जनरल आसिम मुनीर साहब को ना कोई आर्मी चीफ बनाना चाहता था, नहीं, ना इमरान खान साहब चाहते थे, ना बाजवा साहब चाहते थे, ना फैज साहब वेंट टू फार, बहुत आगे चले गए थे, नॉर्मल सियासत से ऊपर, एबनॉर्मल हो गए थे। ओके, उसका नतीजा उन्होंने भुगता, जो हुआ वो फिर सबके सामने। और वो जिस मीटिंग का मैं बता रहा हूँ, ताकतवर लोग उसके अंदर बैठे हुए थे, उसमें ये था कि यार अगर जनरल आसिम मुनीर बन गए तो जनरल फैज तो जितना आगे चलेंगे कोर्ट मार्शल हो जाएगा। लेकिन मसला ये है कि फैज साहब का कोर्ट मार्शल उनकी अपनी बात की भी कई हरकतों की वजह से हुआ है। पॉलिटिकल हरकतें या जो उनके मैल प्रैक्टिस बिजनेस। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि फैज साहब को एक जो प्रॉब्लम था उन्होंने बस नहीं की, ना इमरान खान साहब ने बस की। वो 9 मई को तक की जो सारी सागा चल रही थी ना, बेसिकली वो इंटरनल रिवोल्ट कराना चाहते थे फौज के अंदर, और वो बार बार लोगों को एक ही बात बार जाके कहते थे कि चीफ अकेले हैं, इनके साथ तो कोई भी नहीं है। तो that's not the way how फौज functions now। और जो जनरल आसिम मुनीर साहब का, मैं उन्हें जिंदगी में ना कभी मिला, ना मुझे लगता है कभी कोई मिलेगा, बिकॉज ही डजंट नीड जर्नलिस्ट्स। मैं तो वैसे भी, बट आई हैव मेट पीपल हु हैव सर्व्ड विद हिम, under him, and who used to be his superiors, who are retired now. Like, he is a very different person. A straight shooter, no nonsense, and indescribably tough. Like mentally. And people who are working with him now, people who interact with him, like this. This is not to be done. This is to be done. Anybody who comes in the way. हम एक एक्सट्रीम फैशिस्ट पर्सनैलिटी से दूसरी एक्सट्रीम फैशिस्ट पर्सनैलिटी को जाते हैं। इमरान खान का मेजर प्रॉब्लम ये था कि ही नेवर अंडरस्टूड कि कहाँ तक फौज इस्तेमाल करनी है, कहाँ तक मैंने सियासत करनी है, लोगों को साथ जोड़ना है, और फिर अब ये कंप्लीट एक अथॉरिटेरियनिज्म है, दिस इज आल्सो अ प्रॉब्लम। इधर एक सवाल ये बनता है कि जो सिविलियंस 26वीं अमेंडमेंट है, उसमें कुछ चीज़ें जिसकी एक्चुअली ज़रूरत है, मेरा ख्याल है कि जुडिशल रिफॉर्म की डेफिनेटली ज़रूरत है। जिसने किया, किस तरह किया, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जुडिशल रिफॉर्म की तो मुल्क में 70 साल से ज़रूरत है। 26वीं तरमीम के अंदर व्हाट इज़ करेक्ट एंड व्हाट डू यू थिंक इज़ अ प्रॉब्लम? देखिए, जो प्रॉब्लम है वो द वे इट वाज डन, डेफिनेटली, ठीक है। मतलब आपको पता है जो हो रहा था वो सबको ही पता है ना। फिर वो डंडा सोटा, जब मैं हमेशा कहता हूँ आइन कानून छुट्टी पे चला जाता है जब डंडा सोटा बाहर निकलता है। ऐसे ही तो आइन कानून तो वैसे ही छुट्टी पर है। जब वालिदैन नाराज हो तो फिर रीजन खत्म हो जाती है। तो फिर वो डंडा सोटा जो हो, तो फिर उसमें मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ अपनी जान की अमान पाके कि भाई डंडा सोटा है और डंडा बहुत तगड़ा है, ठीक है, और वो उससे मार भी बड़े जोर की पड़ती है। तो फिर जो हुआ द वे इट वाज डन, एक तो मुझे उस पर एतराज है। दूसरा, देखें, जुडिशल रिफॉर्म्स बिल्कुल होनी चाहिए थी, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के ऊपर मेरा इशू बिल्कुल अपनी जगह था, लेकिन एग्जीक्यूटिव की जो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट मुझे बहुत पसंद है ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशरी, बट जो एग्जीक्यूटिव की इनग्रेस हुई है वो मुझे थोड़ी खटकती है कि ये अभी ना सही, लेकिन सम पॉइंट इन टाइम डाउन द लाइन ये रिवर्स होगी। मतलब आई फील कि शायद अभी नहीं, मे बी 10 साल बाद हो, मे बी 15 साल बाद हो, लेकिन कोई थोड़ा सा ना बैलेंस होगा, क्योंकि पेंडुलम तो पहले भी खराब था, लेकिन अब थोड़ा सा ज्यादा टिल्ट हो गया एग्जीक्यूटिव की साइड के ऊपर, बिकॉज़ दे एट द एंड ऑफ द डे दे हैव द मेजॉरिटी ओवर देयर। ऐसे ही सो मुझे वो एक प्रॉब्लम एरिया नजर आता है। बाकी देखें, हमारे मुल्क में अदलिया के कौन से अच्छे करतूत हैं,
पिछले 70 सालों के अंदर। आप मैंने 1973 से लेकर अब तक एक दफ़ा एक आर्टिकल लिखा बड़ा लंबा, जो जुडिशरी की हिस्ट्री है वो बड़ी गंदी चेकर्ड हिस्ट्री डॉन में लिखा था। नो आई जंग के लिए स्पेशली था, जंग के लिए अटैच है वो आई थिंक 2 साल पहले 1.5 साल पहले। अब उसके अंदर आप देखें ना कि ये इनको प्रॉब्लम शुरू से था कि हमारे ऊपर कोई ओवरसाइट नहीं होनी चाहिए जजेस पे कि हमारे ऊपर कोई ओवरसाइट नहीं होनी चाहिए। ये इफ्तिखार जोशी साहब के वक्त में वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने पूछा कि आपकी ये प्लॉटों का क्या चक्कर है, ये जजों को जो प्लॉट मिल रहे हैं, जरा इसकी डिटेल। उन्होंने फटाफट आर्टिकल 68 पे 68 69 वो कोट कर दिया ये जी आप जज के कॉन्डक्ट पे बात नहीं करेंगे, जज द कॉन्डक्ट नहीं है पाए ਜਿਹੜੇ प्लॉट लाइन ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसी रूटीन ना वो ऑडिट की बात हो तो वैसे ही वो गुस्सा आ जाता है सबको कि वह हमारा ऑडिट, हम सुप्रीम कोर्ट है यार, सुप्रीम कोर्ट है तो उसको आंसर देने में। आपको मुझे ऑड बिहेवियर लगता है, मतलब आपसे हिसाब मांगे किसी चीज का तो आप जाके हिसाब देते हो, ये हुआ इसमें क्या इशू है, बात बस ठीक है। लेकिन वो नहीं, देखिए जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है ना वो माशाल्लाह हमारे यहाँ सब की है, जैसे हमने बड़े तीर चलाए हुए हैं, हर कोई सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट मेरी भी है कि यार मुझे अल्लाह ताला ने 2 पैसे की इज्जत दी हुई है तो मेरा भी कोई थोड़ा बहुत है ना होना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज जो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट एंड टू culminate the entire thing, if somebody asks me what is the best thing about you, so I say I don't take myself seriously. yeah ये वो प्रिंसिपल है जिससे मैं हमेशा से चलता आया हूँ। मुझे 18 साल अल्हम्दुलिल्लाह, ये 18वां साल जा रहा है अपने करियर में, और मैं इस चीज़ को आज भी बड़ा डियरली होल्ड करता हूँ कि मैं अपने आप को सीरियसली नहीं लेता। Okay, I'm going to ask you the last question. I'm going to say 5 people's name, and if you give them an advice, ठीक है, one would be Shehbaz Sharif. Like from your heart, give him advice, thinking in his position, जिन circumstances वो आए हुए हैं, what can he do? Keep at it. लगे रहो। वो है ना लगे रहो मुन्ना भाई। What about मरीम नवाज? मेरे ख्याल में उनको भी मैं यही कहूँगा कि जो वो कर रही हैं, try harder to get PMLN back where it used to be. Okay, if you could give advice to Imran Khan. Settle the issues. You are by far the most popular leader of Pakistan. Bury the hatchet, come out, regain power, settle the issues, heal the nation. Last, क्या कहते हैं इमरान रियाज खान? यार अल्लाह ताला ने आपको दूसरी ज़िंदगी दी है, मौका दिया है, अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है, अल्लाह ने इतना करम किया है, माशाल्लाह सब कुछ है, be the better version of yourself. Like, okay. Munib bhai, thank you so much for giving time. Thank you. Guys, I hope that जिससे आप टेक अवे लो is that कि you can do your job, you can gather information, आपके रिसोर्स हो सकते हैं मुख्तलिफ, पर किसी का बयानिया ना चलाएं, और अगर चला भी रहे तो बताएं कि ये इस पार्टी का बयानिया है, ये इस पार्टी का बयानिया है, और फिर अपनी तज्जिया भी करते हैं। बाकी हम आपको हमेशा एडवाइस देते हैं कि सबको सुना करें, एक होलिस्टिक पिक्चर गेन करने की कोशिश करें। तो थैंक यू सो मच मुनीब भाई, थैंक यू बहुत शुक्रिया।